जी बिजनेस पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट। मैं हूं मानसी दवे। शुरुआत सीधा विदेशी बाजार के संकेतों को समझकर कर लेते हैं। विदेशी बाजार के संकेत आज बेहतरीन देखने को मिल रहे हैं। आप सबसे पहले एसजीएक्स निफ्टी की शुरुआत देखें। आधे प्रतिशत की बढ़त के साथ एसजीएक्स निफ्टी में 10,300 के ऊपर के लेवल्स आप देख पाएंगे। इसके अलावा अगर कल अमेरिकी बाजार की बात करें, शानदार बढ़त के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। डाउ में करीब 580 अंकों की तेजी और साथ ही एसएनपी नैस्डैक भी 1.5% तक चढ़ते हुए कल ही के सत्र में हमने देखे। जैसे हमारे बाजार में, भारतीय बाजार में रिजल्ट सीजन चल रहा है, वैसे ही अमेरिकी बाजार में भी कुछ अच्छे चुनिंदा रिजल्ट्स आते दिखे। उसी का एक इम्पैक्ट है जो कि पड़ता हुआ दिखा। ग्लोबल इकोनॉमिक इंडिकेटिव एक्शन भी कल रहे। विस्तार से विदेशी बाजार के संकेत और साथ ही कोरोना का अपडेट जान लेते हैं। बताने के लिए दीपांशु भंडारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ी देर में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो कि आज के लिए अपनी पहली रणनीति हमें बताएंगे। दीपांशु, गुड मॉर्निंग। बताएं, बीती रात अमेरिकी बाजार के लिए सेशन कैसा रहा और आज एशियाई बाजार कैसे लग रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। अच्छे संकेत आ रहे हैं जहां तक ग्लोबल बाजारों का सवाल है। एक रिबाउंड आप देख रहे हैं कल और फ्राइडे को जैसा ट्रेड रहा, उसके बाद आप देख रहे हैं कि बाजार थोड़े संभले भी हैं और फिलहाल भी डाउ फ्यूचर्स कल की तेजी के बाद भी 40-50 अंक ऊपर है, तो वो भी एक अच्छा संकेत है। कल शाम एक अच्छा रिबाउंड रहा। जहां तक अमेरिकी बाजारों का सवाल है, डाउ 580 अंक उछले और दिन की ऊंचाई पर बंद हुआ, तो ये एक अच्छा संकेत है आपके लिए। एसएनपी और नैस्डैक में भी आपने खरीदारी आते हुए देखी। बोइंग जो कि डाउ में एक बहुत बड़ा वेटेज कंपोनेंट आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट काफी ज्यादा वेटेज बोइंग की शेयर की है डाउ में, वहां पर हमने 14% से ज्यादा का उछाल देखा। इसकी वजह से भी डाउ का प्रदर्शन काफी शानदार रहा। उनके जो 737 मैक्स एयरक्राफ्ट हैं, जो आपको याद होगा पिछले साल कुछ एक्सीडेंट्स के बाद ग्राउंड कर दिए गए थे, अब उनकी टेस्ट उड़ानें फिर से शुरू हो गई हैं ताकि देखने के लिए कि अब क्या ये सेफ हैं कि नहीं। तो ये एक सेंटिमेंट बूस्टर था जिसकी वजह से बोइंग में हमने इतना बड़ा उछाल देखा। इसके अलावा जो टेक्नोलॉजी के दिग्गज शेयर्स हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, इन सभी शेयर्स में अच्छी खरीदारी आई, तो उसकी वजह से भी अमेरिकी बाजार तेजी में रहे। पर यह जानना जरूरी है कि हालांकि बाउंस बैक रहा और सभी सेक्टर्स, सभी मेन इंडस्ट्रीज ने परफॉर्म किया, सभी सेक्टर्स में रैली नहीं आई, सिर्फ चुनिंदा सेक्टर्स ने परफॉर्म किया। पर क्योंकि ये बड़े सेक्टर्स ने परफॉर्म किया, इसलिए हमने देखा कि पूरे बाजारों में तेजी रही। पर इसके अलावा फेड चेयरमैन का एक बयान था जहां पर ध्यान रखना चाहिए, और आज भी एक क्रूशल हियरिंग होने वाली है, तो उस पर भी और कमेंट्स आएंगे। पर फेड चेयरमैन ने कहा है कि आने वाला समय काफी खराब रह सकता है, काफी अनिश्चितता बनी रहेगी जहां तक आर्थिक स्थिति का सवाल है, क्योंकि कोरोना की महामारी अभी खत्म नहीं हुई है। आगे का रास्ता काफी कठिन हो सकता है। वो कह रहे हैं कि जो अब तक रिकवरी हुई है वो अनुमान से बेहतर है और काफी तेज रिकवरी हुई है, पर आगे इस रिकवरी को मेंटेन करने के लिए या इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए और पॉलिसी मेजर्स की जरूरत पड़ेगी सरकार की तरफ से। फेड अपनी तरफ से जो कुछ करना है वो करने के लिए तैयार है, पर जिस तरह से सरकार की तरफ से और राहत पैकेज या और राहत के मेजर्स आते हैं, उस पर रिकवरी निर्भर रहेगी। तो ये उन्होंने कहा है कि आने वाला समय काफी परेशानी वाला हो सकता है और काफी अनसर्टेन हो सकता है। इसके अलावा यूरोप के बाजार में देखें तो वहां पर भी 1% की तेजी थी। कच्चे तेल में हमने रिबाउंड आते हुए देखा है। सोना दायरे में ही रहा है, पर अभी भी 7.5 साल की ऊंचाई के करीब ही है। तो ऑल इन ऑल आप कह सकते हैं कि पॉजिटिव क्यूज हैं, पर ये डे बाय डे ही एक्शन देखना पड़ेगा, क्योंकि इतने सभी सेक्टर्स ने यूएस में पार्टिसिपेट नहीं किया, सिर्फ कुछ सेक्टर्स ने पार्टिसिपेट किया था। ओके दीपांशु, साथ ही वैक्सीन की खबरें और जांच एजेंसियों की चेतावनी के बीच कोरोना की स्थिति कैसी है फिलहाल? कोरोना की स्थिति तो गंभीर ही है। अब तो मतलब हम जिस तरह से रोज बात करते हैं वैसे ही आंकड़े आ रहे हैं। कल 1,60,000 नए मामले आए, दुनिया भर में 3,400 लोगों की मौत हो गई है। अमेरिका की बात करें तो वहां पर 44,000 नए मामले थे, ब्राजील में 25,000 नए मामले थे, भारत में 18,000 नए मामले और 417 लोगों की मौत हो गई। और कल तो भारत में लॉकडाउन और अनलॉक दोनों को ही रिलेटेड खबरें आई थी। कंटेनमेंट जोन्स में लॉकडाउन 1 महीने के लिए और बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र जो सबसे प्रभावित स्टेट है और मुंबई जो सबसे प्रभावित सिटी है, वहां पर भी हम देख रहे हैं कि 1 और महीने के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा कई सारी एजेंसीज की वार्निंग आई है। एक तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख की कल चेतावनी आई है। वो कह रहे हैं कि नियमों को आसान बनाने से महामारी तेजी से बढ़ रही है। उन कंट्रीज में जहां पर अनलॉक हुआ है या फिर लॉकडाउन में ढील दे दी गई है, वहां पर हम एक नई लहर आते हुए देख रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि सबसे बुरा दौर अभी भी आना बाकी है। आपको याद होगा कि आज इस महामारी के 6 महीने हो जाते हैं। 31 दिसंबर को चाइना ने रिवील किया था पहली बार इस वायरस के बारे में, तो तब से आज तक देखें तो एग्जैक्टली 6 महीने हो गए हैं।
और अब अगर WHO कह रहा है कि इससे भी बुरा दौर आ सकता है, तो आप देख सकते हैं कि कितना चिंताजनक समय है। इसके अलावा आप कह रहे हैं कि वायरस को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम सिर्फ टेस्टिंग और आइसोलेशन है। तो अगर आप टेस्टिंग और आइसोलेशन नहीं करते हैं तो फिर आप वायरस से लड़ नहीं पाएंगे। इसके अलावा जो CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल अमेरिका का, वहां पर भी चेतावनी है कि अब ये हमारे कंट्रोल से बाहर होती जा रही है परेशानी, और जब तक वैक्सीन नहीं मिलती तब तक ये मुश्किल बनी रहेगी। वैक्सीन से रिलेटेड खबरें कुछ अच्छी जरूर हैं। भारत में भी अब पहली वैक्सीन का ट्रायल शुरू होने वाला है, उसके लिए मंजूरी मिल गई है। भारत बायोटेक एक कंपनी है जो इस वैक्सीन को बना रही है, और वैक्सीन का नाम है कोवैक्सीन। इसका ह्यूमन ट्रायल अब जुलाई के महीने में शुरू होगा, तो वहां पर नजर रखनी पड़ेगी। चाइना में एक कंपनी है कैंसिनो बायोलॉजिक्स, जो उनकी आर्मी की ही एक रिसर्च विंग है, उनकी भी वैक्सीन को ह्यूमन ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, और चाइना में 8 वैक्सीन पर इस समय काम चल रहा है। तो देखते हैं वैक्सीन पर क्या डेवलपमेंट होता है, बट जो CDC WHO की वार्निंग है और जिस तरह से नंबर्स बढ़ रहे हैं, चिंता जरूर है। बिल्कुल दीपांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विदेशी बाजार से संकेत बिल्कुल अच्छे हैं, लेकिन कोरोना की स्थिति अब भी ज्यों की त्यों है। चलिए देखते हैं कि कल के कारोबारी सत्र में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। FIS-DIS का एक्शन जरा समझे। FIS ने कैश मार्केट में कल 1937 करोड़ की बिकवाली की है, वहीं DIS ने कैश मार्केट में कल 1036 करोड़ की खरीदारी की है। साथ ही वायदा बाजार में FIS की तरफ से 2385 करोड़ की बिकवाली आती हुई दिखी है। तो क्लियरली 1937 करोड़ की बिकवाली कैश मार्केट में FIS कर रहे हैं, वहीं 2385 करोड़ की बिकवाली वायदा बाजार में भी FIS की तरफ से होती हुई दिख रही है। अब सीधा रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेगमेंट का, जहां हम रोज बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। अनिल जी, गुड मॉर्निंग। अनलॉक 2 के दिशा निर्देश जारी होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज जनता के नाम संबोधन करने वाले हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? गुड मॉर्निंग मानसी। देखिए, ये अंदाजा लगाना तो मुश्किल काम है कि प्रधानमंत्री जी आज किस चीज पर बात करेंगे, लेकिन क्योंकि जब 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज का ऐलान प्रधानमंत्री जी ने किया था, तो अब वो जब भी देश के सामने आएंगे तो एक उम्मीद ये हमेशा बनी रहेगी कि कुछ अच्छा ऐलान भी हो सकता है। अपार्ट फ्रॉम लॉकडाउन हो सकता है कुछ आर्थिक पैकेज की और नए ऐलान हो। अब होगा नहीं होगा ये तो एक अंदाज वाली बात है, लेकिन हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि एक तो लॉकडाउन 2 पर, अनलॉकडाउन 2 पर, और साथ ही इस वक्त हो सकता है वो चीन के मामले पर बात करना चाहते हो सकता है अनलॉकडाउन पर बात करना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि उसके लिहाज से बाजार अपना अंदाज लगाने की कोशिश जरूर करेगा। लेकिन जहाँ तक नई गाइडलाइंस आई हैं, जैसे कि आशंका थी कि खासतौर से महाराष्ट्र और दिल्ली, ये 2 ऐसी जगह हैं जहां पर अभी भी दिक्कतें हैं, और महाराष्ट्र में 31 जुलाई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो ही गया है। तो ये बहुत अच्छी खबर तो नहीं है। कंटेनमेंट जोन में तो वो सारे रेस्ट्रिक्शंस अभी भी हैं। मॉल और ये सारे स्कूल, ऑडिटोरियम वगैरह तो बंद ही रहने वाले हैं, तो दिक्कतें हैं। फ्लाइट भी फुल फ्लेज अभी चलने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। तो मिक्स है, ऐसा नहीं कि हमें अंदाजा नहीं था, हमें अंदाजा था कि इसी तरह की गाइडलाइंस आएंगी और वही हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाजार के लिहाज से न्यूट्रल है, लेकिन अल्टीमेटली बाजार आज इस उम्मीद पर तो जरूर ट्रेड करने की कोशिश करेगा कि प्रधानमंत्री आज शाम को 4 बजे क्या कहते हैं। बिल्कुल अनिल जी, आप बाजार की अगर बात करें, विदेशी बाजार से संकेत तो अच्छे हम देख रहे हैं, हालांकि कोरोना की स्थिति अब भी खराब है, लेकिन इन संकेतों को कैसे समझो आज के लिए भारतीय बाजार पर आपकी पहली रणनीति क्या होगी? देखिए, कोरोना के संकेत तो खराब हैं, लेकिन कोरोना के संकेतों से आगे बढ़कर बाजार ट्रेड करते हुए दिखे, इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि अभी थोड़ा दिन ऑब्जर्व करिए कि क्या बाजार वाकई में रिएक्शन देते हैं। और बाजारों का रिएक्शन बेहद सीमित है कोरोना के मामलों को लेकर। हालांकि सारी दिक्कतें बढ़ती हुई दिख रही है, लेकिन बाजारों को जल्दी से और बहुत बड़ा रिएक्शन देना हो ऐसा लगता नहीं है। तो पॉइंट सिंपल है कि यहाँ पर मूड और माहौल आपको ग्लोबल मार्केट में जिस तरह की रिकवरी आई उसको देखते हुए जरूर तेजी की तरफ रहेगा, पहली बात। दूसरा ये कि भारतीय बाजार कोई बहुत कमजोर हो नहीं रहे। कल भी आपने देखा निचले स्तरों से रिकवरी आती हुई दिखी है, जिनके ऊपरी स्तरों की तरफ बाजार बढ़ते हुए दिखे। तो मोमेंटम ठीक है। अभी तक एक भी खराब क्लोजिंग भारतीय बाजारों को नहीं मिली है। क्लोजिंग बेसिस पर बाजार अच्छे बंद होते हुए दिख रहे हैं, तो वो मोमेंटम है। लेकिन ये टाइम वाइज जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसमें आज रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। जहां तक आज के ट्रेड का सवाल है, 10,200 10,250 बाजार पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। ऊपरी
स्तरों पर 10,375, 10,475 की रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकते हैं। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 20,950, 21,050 ये बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट जोन है। वैसे तो लगता नहीं कि आज 21,300 के नीचे भी हम जाएंगे, लेकिन फिर भी सेफर साइड पर 21,050, 20,950 बहुत मजबूत सपोर्ट जोन है। और ऊपरी स्तरों पर 21,800 से 22,000 की रेंज में जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की हो सकती है। तो इस रेंज के हिसाब से आपको ट्रेड करना होगा। जी बिल्कुल अनिल जी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस रेंज को बिल्कुल ध्यान में रखें। ये फर्स्ट स्ट्रैटेजी आपके सामने और इस रेंज को बिल्कुल ध्यान में रखकर आप चले। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं कि खबरों के चलते किन शेयरों में आज एक्शन देखने को मिल सकता है। बताने के लिए हमारे साथ देवांशी अशर जुड़ गई हैं। देवांशी, गुड मॉर्निंग। बताएं खबरों वाले शेयर्स आज कौन से हैं? गुड मॉर्निंग मानसी। आज सबसे पहले नतीजे से शुरुआत कर लेते हैं और टाटा स्टील इसके नतीजे आते हुए दिखे थे। कल शाम हमने देखा कि जो नंबर्स हैं वो अनुमान से हल्के से कमजोर आते हुए दिखे हैं। जो आय है करीब 20% तक कम होती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा इस बार करीब 38% से कम होता हुआ दिखा है 4,647 पर, लेकिन अनुमान से हल्के से बेहतर थे। और मार्जिन भी आप देखिए अनुमान से थोड़े से बेहतर आते हुए दिखे हैं। 13.76% पर मार्जिन आते हुए दिखे, लेकिन पिछले साल 17.7% मार्जिन से तो वहां से घटते हुए जरूर दिखे हैं। और मुनाफा इस तिमाही में अब देखिए अनुमान था करीब 118 करोड़ आने का, लेकिन घाटा आता हुआ दिखा है लगभग 1096 करोड़ का। और इसी के चलते हम देखेंगे कि ओवरऑल जो नंबर्स हैं थोड़े से कमजोर जरूर दिख रहे हैं। बोर्ड ने डिविडेंड भी अप्रूव कर दिया 10 रुपए का। साथ ही पेट्रोनेट एलएनजी पर आप नजर कीजिए, यहाँ पे भी जो नंबर्स हैं अनुमान से हल्के से कमजोर हैं। जो आय है करीब 4% तक घटती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा करीब 37% तक कम होता हुआ दिखा और मार्जिन आप देखिए 8% पे आते हुए दिखे हैं। 12.4% से घटकर मुनाफे में भी करीब 47% तक की गिरावट हमने इस तिमाही में देखी है। तो अनुमान से भी कमजोर मुनाफा इस बार पेट्रोनेट एलएनजी ने पोस्ट किया है। बीएल अनुमान से बेहतर नंबर्स आते हुए दिखे। स्टैंडअलोन नंबर्स आप देखिए, जो आय है करीब 52% तक बढ़ती हुई दिखी है इस तिमाही में। ऑर्डर बुक भी काफी मजबूत आती हुई दिखी है। कामकाजी मुनाफा 59% तक बढ़ता हुआ दिखा है। मार्जिन आप देखिए करीब 26% पे आते हुए दिखे 25% से बढ़कर। और मुनाफे की अगर बात करें तो 54% तक की बढ़त देखने मिली है। तो बीएल के नंबर्स अनुमान से हल्के से बेहतर हैं। भारत डायनामिक्स दूसरी तरफ आप इसके नंबर्स देखिए, ये भी काफी शानदार नंबर्स कंपनी ने पोस्ट किए हैं। सबसे पहले इनकी जो आय है वो करीब 1435 करोड़ पे आती हुई दिखी है 880 करोड़ से बढ़कर। कामकाजी मुनाफे में बढ़त आती हुई दिखी 120 करोड़ से बढ़कर 404 करोड़ पर। मार्जिन 28% पे कंपनी ने क्लॉक इन किया। और मुनाफे की अगर बात करें तो 121 करोड़ से बढ़कर 293 करोड़ पे आते हुए दिखे हैं इस बार। तो भारत डायनामिक्स इसके भी नंबर्स काफी अच्छे आते हुए दिखे हैं। सबसे पहले आज पीवीआर, आइनॉक्स, स्पाइसजेट, इंडिगो ये सारी स्टॉक्स पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो अनलॉकिंग जो डेडलाइन है अब वो बढ़ती हुई दिखी है। जो लॉकडाउन है वो आगे बढ़ता हुआ दिखा है 31 जुलाई तक। और इसके चलते हमने गाइडलाइंस भी देखी अनलॉक 2 की। सिनेमा हॉल, साथ ही स्विमिंग पूल और ऑडिटोरियम्स बंद रहते हुए दिखेंगे। इसके अलावा पीवीआर आइनॉक्स इसलिए भी फोकस में होगा क्योंकि लक्ष्मी बॉम्ब, बिग बुल जैसी 7 ऐसी फिल्में हैं जो कि अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली है। तो इसके चलते सेंटिमेंटल नेगेटिव इम्पैक्ट हमें पीवीआर आइनॉक्स जैसे स्टॉक्स पर आता हुआ दिखेगा। स्पाइसजेट, इंडिगो भी आप देखिए, जो अनलॉकिंग 2 की गाइडलाइंस आती हुई दिखी उसमें हमने देखा कि 31 जुलाई तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें और साथ ही मेट्रो रेल सेवाएं पर रोक लगा दी है। और इसी के चलते ये दोनों स्टॉक्स पर भी नेगेटिव रिएक्शन आ जाता हुआ दिख सकता है। टाटा पावर आखिर में इस पर नजर कीजिए, जहां पे 2 जुलाई को बोर्ड की बैठक होने वाली है। बैठक में इक्विटी और डेट के जरिए फंड्स जुटाने पर विचार होता हुआ दिखेगा। तो ये सारे स्टॉक्स हैं जिन पर आपको नजर रखनी है। ओके देवांशी, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं और कुछ ट्रेडिंग कॉल्स आपके सामने रखते हैं। इंट्राडे पर्सपेक्टिव का नजरिया बनाकर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। 2 कॉल्स हमारे पास, दोनों ही खरीदारी की कॉल है। आनंद राठी सिक्योरिटीज की तरफ से HUL में खरीदारी की राय आई है। ध्यान रखिए कल 1.5% की तेजी दिन के दौरान HUL के स्टॉक ने देखी थी। खरीदारी आज कर सकते हैं 2250 के टारगेट्स पे यहाँ पर ध्यान में रखा जाए। स्टॉप लॉस 2140 का यहाँ पर मेंटेन कीजिएगा। इसके अलावा चॉइस ब्रोकिंग की तरफ से BL पर खरीदारी की राय आती हुई देखने को मिल रही है। कैश मार्केट में खरीदारी कीजिएगा। कल 3% के ऊपर की बढ़त इस स्टॉक में देखने को मिली थी। आज की खरीदारी 91.75 पहला टारगेट ध्यान में रखें। दूसरा टारगेट 92.80 का मानकर चलें और स्टॉप लॉस जो है 85 रुपये और 50 पैसे 85.50 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिएगा। यहाँ पर भी खरीदारी करें। चलिए अब हमारे साथ ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के VP हिमांशु गुप्ता जुड़ गए हैं। हिमांशु, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। कल हमने देखा बिकवाली का दबाव भारतीय बाजार में जरूर देखने को मिला, लेकिन आज शुरुआत अच्छी हुई है।
ग्लोबल मार्केट्स के संकेत ठीक लग रहे हैं। भारतीय बाजार की चाल आप आज कैसी देख रहे हैं? गुड मॉर्निंग। देखिए, क्लियरली हमने देखा कि कल की खराब शुरुआत के बाद भी यहाँ पर भारतीय बाजारों की जो क्लोजिंग हुई वो रिलेटिवली अच्छे नोट पर हुई। और आज जैसे कि ग्लोबल मार्केट से पॉजिटिव क्यूज हैं, तो मेरा ऐसा मानना है कि फर्स्ट हाफ में यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो अगर हाफ के यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी की बात की जाए निफ्टी में, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है 10,280 के आसपास। 10,240 रुपए का एक स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है और अपसाइड में मुझे लगता है कि 10,370 के आसपास यहाँ पर मुनाफा बांध लिया जा सकता है। इंपॉर्टेंट बात मानते अभी यहाँ पर यह है कि 10,400 एक क्रूशियल रेजिस्टेंस का जोन अभी तक यहाँ पर बना हुआ है। जब तक बाजार डिसाइसिवली उसके ऊपर 10,400 420 के ऊपर नहीं निकलता, मुझे लगता है यहाँ पर बड़ी तेजी अभी शायद देखने को ना मिले। साथ ही साथ अगर बैंक निफ्टी की बात की जाए तो हमने देखा कि वहां पर एक 21,000 का जो सपोर्ट जोन है वो वहां पर काफी अच्छी तरह से कल के सेशन में भी होल्ड किया और कुछ बड़े बैंक्स में तेजी के चलते जैसे कोटक और एचडीएफसी बैंक की लीड की तरफ से हमने देखा कि कल बैंक निफ्टी एक रिलेटिवली एक आउट परफॉर्मेंस रहा देखने को मिली वहां पर। तो मुझे लगता है कि वहां पर भी एक तेजी की स्ट्रैटेजी बनाई जा सकती है, जहां पर 21,300 21,280 इस दायरे में तेजी की पोजीशन करके चला जा सकता है। 21,140 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाया जा सकता है और 21,550 के आसपास वहां पर प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। बैंक निफ्टी की तरह बैंक निफ्टी में भी मेरा ऐसा मानना है कि 21,600 एक अच्छा अभी तक के लिए डिफाइंड रेजिस्टेंस जोन बना हुआ है। बड़ी तेजी के लिए देखना जरूरी होगा कि 21,600 के ऊपर हम यहाँ पर थोड़ी देर के लिए कामकाज करें। इसके अलावा एक स्टॉक में जो जिसमें मेरी आज नजर रहेगी वो है भारतीय एयरटेल। तो भारतीय एयरटेल में मेरा ऐसा मानना है कि यहाँ पर एक साइडवेज कंसोलिडेशन के बाद वापस से एक बार तेजी का मूव यहाँ पर शुरू हो चुका है, तो यहाँ पर खरीदारी करके चला जा सकता है। मेरा ऐसा मानना है 184 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और 560 रुपए के नीचे का एक स्टॉप लॉस भारतीय एयरटेल में तेजी की पोजीशन के लिए लगाया जा सकता है। बिल्कुल हिमांशु, साथ ही अगर सेक्टर स्पेसिफिक बाजार को समझे, कल के दिन हमने देखा तमाम सेक्टर्स में बिकवाली रही, सिर्फ एफएमसीजी ने बाजार को कल संभाला था। आज सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कहां पर आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखें तो एनबीएफसी और फाइनेंशियल्स में थोड़ा सा यहाँ पर बिकवाली कल देखने को मिली, साथ ही साथ मेटल्स में भी दबाव बना रहा। तो मुझे लगता है कि ये दो सेक्टर्स में अभी भी हमें थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए, एग्रेसिव ट्रेड से बचना चाहिए। साथ ही साथ जो कंजर्वेटिव थोड़े से डिफेंसिव स्टॉक्स यहाँ पर सेक्टर्स हैं, जैसे कि अभी आपने एफएमसीजी सेक्टर की बात करी या फिर कंजम्पशन रिलेटेड स्टॉक्स की बात करी, और साथ ही साथ यहाँ पर हमने देखा कि फार्मा और टेलीकॉम सेक्टर एक स्पेस ऐसा रहेगा जहां पर मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पर एक लीडरशिप आते हुए देखने को मिल सकती है, जब तक यहाँ पर बाजार वापस से क्लियरली एक अप ट्रेंड रिज्यूम नहीं करता। बिल्कुल हिमांशु, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, हमें समय देने के लिए। चलिए कमोडिटी बाजार का जायजा लेते हैं। हमारे साथ केडिया कमोडिटीज के अजय केडिया आप जुड़ गए हैं। अजय, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहले बुलियन मार्केट की चाल पर ही आपका आउटलुक जानना चाहेंगे। कोरोना की स्थिति की वजह से हम देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में इम्पैक्ट है जरूर, लेकिन जो वो ऊपरी स्तर थे अब वहां से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा मूवमेंट नीचे की तरफ भी आती हुई देखने को मिल रही है। इन लेवल्स को देखते हुए आपकी राय क्या होगी? गुड मॉर्निंग मानसी। डेफिनेटली पहले भी जैसे मैंने कहा था कि पूरे अगर गोल्ड पैक या गोल्ड सिल्वर दोनों की बात करें तो कोविड-19 के सेकंड वेव की वजह से ही मार्केट में खाली सपोर्ट है, अदरवाइज और कोई ऐसा रीजन नहीं दिखाई दे रहा जो गोल्ड को सपोर्ट दे। उसकी वजह से हमने मल्टीपल ऑफ टाइम गोल्ड इंटरनेशनल को भी 1780-85 तक जाते हुए देख पा रहे, बट वो सस्टेन नहीं कर पा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आज के सेशन में कल भी मार्केट एक रेंज में ही ट्रेड करता हुआ है, आज थोड़ा एक गिरावट दिखा सकता है। तो थोड़ा भी अगर जंप आता है डोमेस्टिक मार्केट पे 48,400-500 की रेंज में बेच के चलिए। डाउन साइड भी रेस्ट्रिक्टेड रहेगा, 48,000 का इमीडिएट सपोर्ट है, बट मुझे लगता है कि वो तोड़ के 47,900 तक का लेवल गोल्ड में मिल जाना चाहिए। वहीं चांदी में भी 48,400 के करीब बेच के चलिए, जो नीचे में 47,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये राय रही गोल्ड सिल्वर पर। लेकिन साथ ही अजय देखिए ऑयल प्राइसेस की अगर बात करें, इकोनॉमिक डेटा की वजह से इसमें इम्प्रूवमेंट हम देख रहे हैं, करीब 3% की बढ़त भी देखने को मिल रही है। कच्चे तेल पर आपकी राय क्या होगी? हाँ जी, पूरे अगर एनर्जी पैक की बात करें तो कल काफी बड़ा दिन था। हमने एक तरफ क्रूड ऑयल में अच्छा जंप देखा जो एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड था, और साथ में नेचुरल गैस में भी काफी बड़ा जंप देखा।
क्रूड में मुझे लगता है जिस ढंग से कोविड-19 की वजह से फिर से जो लॉकडाउन वाली सिचुएशन बनते जा रही है ग्लोबल मार्केट में, क्योंकि चाइना, साउथ कोरिया यहाँ पे फिर से नंबर्स बढ़ना, तो कहीं ना कहीं एनर्जी डिमांड आगे जाके थोड़ा सा सस्टेन नहीं करेगा। बार बार में ब्रेंट में भी हम देख रहे हैं कि 42 43 तक जाता है, फिर से गिरावट आ जाता है। कल हमने देखा यूएस ईरान के बीच में थोड़ा सा तनाव की जो स्टेटमेंट आई थी, उसके बाद एक उनको जम जरूर मिला था, बट मैं कहना चाहूंगा इन्वेस्टर्स को या ट्रेडर्स को अवॉइड कीजिए क्रूड ऑयल को, बिकॉज अनसर्टेनिटी मार्केट में बिल्कुल बनी हुई। उसके विपरीत आज नेचुरल गैस में मुझे लगता है कि काफी अच्छी तेजी रह सकती है। कल जिस ढंग से हमने देखा एक अपडेट है कि यूएस की कोई कंपनीज है जो बैंक्रप्सी फाइल कर रही है, तो जिसके चलते हमें लगता है प्रोडक्शन शॉर्टेज के चलते आने वाले दिनों में नेचुरल गैस में काफी बड़ी तेजी रहेगी। बाकी ओवरऑल आज की अगर व्यू की बात करें क्रूड में, तो मुझे लगता है मार्केट एक दायरे में रहेगा जो 3050 से लेकर 2900 के बीच में एक ब्रॉडर दायरे में चलता हुआ दिखेगा। बिल्कुल अजय, शुक्रिया ये तमाम जानकारी के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब सीधा रुख करते हैं एफआईआर का, यानी कि एफआईआर इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स का। ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर आशीष चतुर्वेदी अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या रिपोर्ट्स है हमारे पास। गुड मॉर्निंग मानसी। टाटा स्टील के कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आते हैं, उसके ऊपर रिपोर्ट्स आते हुए दिखी है। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है 405 रुपए के लक्ष्य के लिए। ये कह रहे हैं कि नतीजे तो कमजोर है, लेकिन कामकाजी आय यानी एबिटा जो है अनुमान से बेहतर देखने को मिली है। साथ ही कंपनी का अब पूंजी जमा करने पर काफी ज्यादा फोकस है, केपेक्स प्लान्स पे ऊपर फोकस रहेगा। साथ ही अगर आप देखें तो ऑपरेशंस नॉर्मलाइज हो चुके हैं और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल में भी सुधार देखने को मिल रहा है। एक आज के लिए आखिरी रिपोर्ट है ग्लेनमार्क फार्मा पर, सीएलएसए की रिपोर्ट है, काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ पर रेटिंग को डाउनग्रेड किया गया है। अब खरीदारी की राय को बदलकर ये बिकवाली की राय दे रहे हैं, लेकिन लक्ष्य जो है 440 से घटाकर 420 रुपए कर दिया है। यहाँ पर कुछ अहम दवा के ट्रायल हैं, उनमें कुछ अगले 6 छमाही में रिजल्ट आते हुए देखे, जिसके चलते इन्होंने रेटिंग को डाउनग्रेड किया। ओके आशीष, शुक्रिया ये तमाम रिपोर्ट्स के लिए। और चलिए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आ रहे हैं फास्ट मनी, जिसमें आपको मिलेंगे आज के लिए 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। बने रहें जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।